जी जी। चाइल्ड कंजर्वेशन और सेवा भारती की 128वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे तात्कालिक विषयों पर आपके समक्ष अपने विषय विशेषज्ञों के द्वारा विषय का प्रवर्तन करें, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त हो और आपके रोजमर्रा के जीवन में जो हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज और जुवेनाइल बोर्ड के लोग हैं, कार्य करने में उनको सुविधा रहे, कार्य करने में उनको आसानी रहे। इसी कड़ी में आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं कविता भंडारी जी। करेंटली शी इज लीगल एक्सपर्ट विद चेचानी एसोसिएट्स राजस्थान, ट्रेनर फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ex legal consultant for National Women Commission also, ex member Child Welfare Committee Delhi and ex member for the कारा कमेटी also। काफी वास्ट अनुभव है, पहले भी आ चुकी हैं आप हमारे फुल प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छे से विषय रखती हैं। मैं कविता जी से आग्रह करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट 2022 पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू कविता जी। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है आपको? आज Yes, yes, yes. We are hearing from Tripura, madam. आज जो भी यहाँ उपस्थित हैं, इस ऑनलाइन वेबिनार से जुड़े हैं, आप सभी को स्नेहिल नमस्ते। और डॉक्टर चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से इस माध्यम से हम जुड़े हैं। और जैसा कि डॉक्टर चौबे ने कहा, आज हम अडॉप्शन रेगुलेशंस 2022 पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जेजे एक्ट में संशोधन लाए गए हैं और जेजे मॉडल रूल्स में भी संशोधन आ गए हैं। तो ये जो नई अडॉप्शन रेगुलेशंस आई हैं, इनमें कुछ बातें तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कानून में संशोधन आए हैं, उन संशोधनों के आधार पर इनमें सम्मिलित की गई हैं। इसके अलावा इन अडॉप्शन रेगुलेशंस में कुछ ऐसी बातें समावेशित की गई हैं जो काफी समय से हितधारकों के कुछ समूह सरकार से मांग कर रहे थे या ऐसी अपेक्षा कर रहे थे। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी सम्मिलित की गई हैं जो कि बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रख करके यहाँ लाई गई हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तर्क संगत नहीं दिखाई पड़ रही हैं। उनके पीछे क्या कारण है, क्या तर्क है, ये अभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो दीर्घकालीन परिणाम क्या होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो इस तरह के प्रावधान हैं इन रेगुलेशंस में, जहां पर बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को थोड़ा सा मनन करना चाहिए और अपने विचार जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ जरूर साझा करने चाहिए। तो हमने अभी एक कंपैरिजन डॉक्यूमेंट बनाया है। उसमें जो पुरानी 2017 वाली रेगुलेशंस थी, उनमें क्या प्रावधान थे और अभी जो 2022 की रेगुलेशंस हैं उनमें क्या प्रावधान है और उनके बीच में क्या अंतर है, हर बिंदु पर क्या बदलाव आया है, क्या चीजें हटा दी गई हैं, क्या नई जोड़ी गई हैं, इन सबको लेकर के एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हमने वो डॉक्यूमेंट बनाया है। तो वो मैं डॉक्टर चौबे के साथ 1-2 दिन में शेयर कर दूंगी और आप सभी उसे देन देख करके और फिर आपके क्या विचार है वो हमसे आप जरूर शेयर करें। अभी जो मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये खास तौर पर सीडब्ल्यूसी की क्या भूमिका है उसे ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। इससे पहले जो कुछ मूलभूत बिंदु हैं इन अडॉप्शन रेगुलेशंस में, उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो देखिए, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसमें कुछ बदलाव आए हैं, कुछ नई डेफिनेशंस यहाँ पर ऐड की गई हैं। तो ये डेफिनेशंस हैं, एक तो बायोलॉजिकल पेरेंट की, फिर है क्लस्टर ऑफ स्टेट्स, उसके बाद सेक्शन, फिर स्टेप पेरेंट है, स्टेप पेरेंट अडॉप्शन है, ओल्डर चाइल्ड है और हार्ड टू प्लेस चाइल्ड है। ओल्डर चाइल्ड और हार्ड टू प्लेस चाइल्ड, ये दोनों जो टर्म है, इनको लेकर के पिछली रेगुलेशंस में भी स्पष्टीकरण दिया गया था, कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन था, लेकिन अब इन्हें डेफिनेशंस में ही ले लिया गया है। जो हार्ड टू प्लेस चाइल्ड वाली डेफिनेशन है बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे।
सोशल वर्कर की जो डेफिनेशन है उसे अभी हटा दिया गया है। अभी आप जो अमेंडेड रूल्स हैं वहां जाकर सामाजिक कार्यकर्ता या सोशल वर्कर की जो डेफिनेशन है उसे आप रेफर कर सकते हैं। केयरिंग्स जो कि कारा का ऑनलाइन पोर्टल है उसकी भी पहले डेफिनेशन दी गई थी 2017 वाली रेगुलेशंस में, लेकिन अब यहां से उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह डेजिग्नेटेड पोर्टल करके डेफिनेशन दी है, जिसको आप हिंदी में अभिहित पोर्टल कह सकते हैं। और इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जो अभिहित पोर्टल है उसका मतलब है केयरिंग्स या ऐसा ही कोई ऑनलाइन पोर्टल जो कि सरकार नोटिफाई करेगी अडॉप्शन प्रोग्राम को संचालित करने के संदर्भ में। तो अभी आप अगर अडॉप्शन रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो हर जगह आपको केयरिंग्स की जगह डेजिग्नेटेड पोर्टल लिखा हुआ नजर आएगा। और अगर आपने मिशन वात्सल्य की, आवाज नहीं आ रही है ठीक से? आ रही है, आप तो बोलिए मैडम। नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट है, बोलिए मैडम। अच्छा, तो अभी जो अडॉप्शन जी ठीक है, आ रही। अभी आप अडॉप्शन रेगुलेशंस पढ़ेंगे नई वाली, तो उसमें आप देखेंगे कि हर जगह जहां केयरिंग्स पहले लिखा हुआ था वहां पर डेजिग्नेटेड पोर्टल लिख दिया गया है। अगर आप मिशन वात्सल्य जो स्कीम है उसका डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब जो परिकल्पना है वो एक इंटीग्रेटेड पोर्टल की है, समावेशित पोर्टल की, जिसमें केयरिंग्स और उसके साथ साथ जो दूसरे चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड फीचर्स हैं, जो भी कार्यकलाप हैं, उनको भी इंटीग्रेट करने का प्लान है। यानी एक इंटीग्रेटेड पोर्टल होगा जिस पर अलग अलग जो फीचर्स हैं वो उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आप इन रेगुलेशंस में देखेंगे तो कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो पहले थी, अभी भी हैं, लेकिन उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। और कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो पहले भी थी और अभी भी उसी तरीके से इनमें रखी गई हैं। अगर इस प्रेजेंटेशन के बाद टाइम अलाउ किया जाएगा, टाइम होगा हमारे पास, तो हम उन डेफिनेशंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। पर अभी फिलहाल मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो डॉक्टर चौबे आप थोड़ा सा बता दीजिएगा जैसे ही आपको दिखाई देता है, जस्ट कंफर्म दैट। यस, कैन यू सी इट नाउ? अभी नहीं जी। Yeah, it's perfect. Yes, it is visible, right? Yeah. Okay. तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि दत्तक ग्रहण विनियम में CWC की क्या भूमिका बताई गई है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हार्ड टू प्लेस चाइल्ड, ये एक नई परिभाषा यहाँ पर जोड़ी गई है। हार्ड टू प्लेस चाइल्ड को हिंदी में कहा गया है दत्तक ग्रहण में कठिनाई वाला बालक। अब इस टर्म को लेकर के काफी लोगों को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे को हार्ड टू प्लेस चाइल्ड कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। पर ये जो टर्म है ये पहले 2017 वाली रेगुलेशंस में भी था, वहां पर इसे अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार इसको लेकर के एक विस्तृत परिभाषा दे दी गई है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक प्रोसीजर बताया गया है जिसका अनुपालन करने के बाद भी अगर बच्चा अडॉप्शन में प्लेस नहीं होता है तो उस बच्चे को हार्ड टू प्लेस चाइल्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ आप देखिए इसमें 5 क्लॉजेस दिए गए हैं। तो जो पहला क्लॉज है उसमें ये कहा गया है कि एक सामान्य बालक जो कि 5 वर्ष से कम आयु का है उसे पहले रेजिडेंट इंडियन या NRI या OCI पैप्स को 60 दिन के लिए दिखाया जाएगा। और दूसरे क्लॉज में दिया गया है कि एक सामान्य बालक जिसकी उम्र 5 साल से ज्यादा है या फिर सहोदर हैं तो उन्हें रेजिडेंट इंडियन या NRI या OCI पैप्स को 30 दिन के लिए दिखाया जाएगा। और इन 2 जो कैटेगरीज दी गई हैं इनमें जो ये समयावधि दी गई है, इस समयावधि के अंतर्गत अगर बच्चा अडॉप्शन में नहीं जाता है, उसका अडॉप्शन में स्थानांतरण नहीं होता है, तो उसके बाद जो C क्लॉज है उसमें ये दिया गया है कि इस तरह के बच्चे को 7 दिन के लिए सभी तरह के जो ऊपर लिखित पैप्स है यानी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं उनके लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा। तो ये 7 डेज का एक अलग से विंडो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो D क्लॉज है उसमें ये कहा गया है कि इतने दिन बच्चे को उपलब्ध करने के बाद भी अगर कोई परिवार बच्चे को गोद नहीं लेता है तो फिर इस बच्चे को
15 दिनों के लिए फॉरेन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट क्लॉज है वो ये कहता है कि जो ऊपर लिखा गया है वो सब कुछ करने के बाद भी अगर बच्चा अडॉप्शन में नहीं जाता है तो बच्चे को हार्ड टू प्लेस चाइल्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये जो हार्ड टू प्लेस चाइल्ड की कैटेगरी इन्होंने दी है, इसकी प्रासंगिकता क्या है ये स्पष्ट हो जाता है रेगुलेशन 53 को पढ़ने के बाद। रेगुलेशन 53 में ये कहा गया है कि हार्ड टू प्लेस चाइल्ड वाली श्रेणी में जिन बच्चों को रखा गया है उनको CWC फॉस्टर केयर में प्लेस कर सकती है। और इन बच्चों की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो डेजिग्नेटेड पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी और उसे DCPU और सारा देख सकते हैं। तो यानी ये जो सूची है इसमें जो भी नाम शामिल किए जाएंगे उन बच्चों को CWC फॉस्टर केयर में प्लेस कर सकती है। अब फॉस्टर केयर के संदर्भ में रूल्स में जो रूल दिया गया है वो है रूल 44। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा याद करें तो जो अमेंडमेंट के पहले रूल 44 था उसमें 5 क्लॉजेस दिए गए थे, 5 सब रूल्स दिए गए थे। और उसमें पहला और आखिरी रूल जो है वो तो अभी भी है अमेंडमेंट के बाद, लेकिन जो बीच के 3 सब रूल्स हैं उनको हटा दिया गया है। और उन 3 सब रूल्स में कविता जी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है, वो एडॉप्शन पे ही टिकी हुई है, मैन्युअली करना पड़ेगा शायद आपको। जी, आपने हार्ड टू प्लेस चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो आपको दिखाई दे रही है? नहीं, सिर्फ एडॉप्शन रेगुलेशन 22 ही दिख रहा। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको स्टॉप करके या तो फिर से रिज्यूम करती हूँ। मैन्युअली कर सकते हैं उसको क्लिक करते समय, आप जो बोल रहे हैं उसको। नहीं, ये मेरे सामने से ही चला गया है वो प्रेजेंटेशन, मेरी स्क्रीन पर तो है बट मुझे यहाँ इसमें गूगल मीट में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको फिर से डिस्कनेक्ट फिर ज्वाइन प्रेजेंटेशन के भी आप बता। आवाज धीमी आ रही है मैम। आवाज धीमी आ रही है जी, आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, आप दोबारा ज्वाइन करके देख सकती हैं। जी जी जी। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मेरा इस पे आ नहीं रहा है। ऐसे टेक्निकल हिच होता है क्या कभी? नहीं होता तो नहीं है। प्रेजेंट नाउ से देखिए ना सीधे जा करके, आपका स्क्रीन शेयर करके। विंडो पे अगर मैं जाती हूँ, या लेट मी ट्राई दिस योर एंटायर स्क्रीन, पर इसमें भी स्क्रीन ही आ रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन मुझे नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। गिव मी जस्ट 2 minutes, लेट मी चेक दिस। ये हैंग ही हो गया है। बीच हमारे अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं। भाई साहब स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अगर प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जिस तरह से वो आ गए ठीक आ गया। जी 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 ठीक है कविता जी, इट्स विजिबल, डेफिनेशंस दिख रही हैं। दूसरे से जुड़ेंगे। काफी सारे चेंजेज हुए हैं एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट में, और महत्वपूर्ण यह है कि जैसा कविता जी ने बताया, हार्ड टू प्लेस चाइल्ड के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो एडीएम और डीएम को पावर आ गई हैं। आई एम श्योर बाकी CWC के सभी लोगों ने इसको नोटिस किया होगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगर समय रहेगा तो, कि इसके क्या इम्प्लीकेशन। जी परफेक्टली, आप कंटिन्यू करें। जी डेफिनेशन दिख रही है, 2-3 आप देख पा रहे हैं ना? जी तो जी। ये डेफिनेशन मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताई थी, तो मैं इसी के आगे अब बढ़ रही हूँ। नहीं, इस स्लाइड में डालते ही वो फिर से प्रॉब्लम आता है ना, सो आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन स्लाइड मोड। मैनुअली ही कर लीजिए। अभी आपको नेक्स्ट दिखाई दे रही है?
जी दिख रही है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि जो ये हार्ड टू प्लेस चाइल्ड की परिभाषा है, इसकी जो प्रासंगिकता है वो आपको स्पष्ट हो जाएगी जब आप रेगुलेशन 53 पढ़ेंगे, क्योंकि रेगुलेशन 53 में ये कहा गया है कि हार्ड टू प्लेस कैटेगरी में जो बच्चा है उसे CWC फॉस्टर केयर में प्लेस कर सकती है। और फॉस्टर केयर से संबंधित जो रूल है JJ मॉडल रूल्स में, वो है रूल 44। और उस रूल 44 में जो पहले 5 क्लॉजेस थे उन्हें अमेंडमेंट के बाद कम कर दिया गया है, और उसमें जो बीच वाले 3 क्लॉजेस थे, 3 सब रूल्स थे, उन्हें हटा दिया गया है। और अगर आपको याद हो तो उन 3 सब रूल्स में अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग समयावधि दी गई थी, और ये कहा गया था कि इस समयावधि तक हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को अडॉप्शन में प्लेस कर दिया जाए, और अगर बच्चा इस समयावधि के अंतर्गत अडॉप्शन में प्लेस नहीं होता है तो फिर इसको CWC फॉस्टर केयर में दे सकती है। लेकिन अभी अगर आप अमेंडेड रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये 3 सब रूल्स जो अलग अलग समयावधि को लेकर के थे उन्हें हटा दिया गया है, और उनकी जगह एक रूल वहां पर ये लिखा गया है कि वो बच्चा जो अडॉप्शन में प्लेस नहीं होता है और हार्ड टू प्लेस कैटेगरी में रखा जाता है उसे CWC फॉस्टर केयर में प्लेस कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हार्ड टू प्लेस चाइल्ड जो है वो फॉस्टर केयर के लिए पात्रता रखता है। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि अमेंडमेंट से पहले जो रूल्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी रूल 44 के तहत जो सब रूल्स थे, उसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनका अलग से उल्लेख किया गया था। स्पेशल नीड चाइल्ड के बारे में अलग से एक श्रेणी दी गई थी। लेकिन अभी जो सब रूल जोड़ा गया है उसमें स्पेशल नीड बच्चे के बारे में कुछ भी अलग से नहीं है, और हैरानी की बात यह है कि जो हार्ड टू प्लेस चाइल्ड की डेफिनेशन है उसमें भी स्पेशल नीड बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो यहाँ ये एक गैप सा दिखाई पड़ता है कि बाकी सभी तरह के बच्चों के बारे में यहाँ उल्लेख हुआ है, लेकिन स्पेशल नीड बच्चे के बारे में यहाँ उल्लेख नहीं है। जब हम आगे और बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि दत्तक ग्रहण के लिए बालक की उपलब्धता के बारे में जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 8, उसमें स्पेशल नीड बच्चे की उपलब्धता का समय दिया हुआ है, और वो है 15 दिन रेजिडेंट इंडियन के लिए या NRI के लिए या OCI कार्ड होल्डर पैप के लिए, यानी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को 15 दिन के लिए बच्चा ये रेफर किया जाएगा। और अगर ये जो श्रेणियां हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स की, वो इस तरह के बच्चे को अडॉप्ट नहीं करती हैं, तो इस बच्चे को सभी तरह के जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, यानी जिसमें फॉरेन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स भी शामिल हैं, उनके लिए इस बच्चे को उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहाँ इस रेगुलेशन में भी ऐसी कोई समयावधि नहीं दी गई है जो स्पेसिफिकली ये कहती हो कि इस समय के बाद बच्चे को फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी ये स्पष्टता नहीं आती है कि ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनके लिए कितना समय दिया गया है जहां हम ये वेट करें कि बच्चा अडॉप्शन में जाएगा। यहाँ पर उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि इस समयावधि के बाद आप बच्चे को फॉस्टर केयर में दे सकते हैं, बल्कि इसके आगे रेगुलेशन 51 में ये कह दिया है कि अगर अडॉप्शन एजेंसी के पास स्पेशल नीड बच्चे की दीर्घकालीन देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, तो इसको ऐसे इंस्टीट्यूशन में यानी ऐसी संस्था में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहां पर इसकी देखभाल की जा सके। तो यहाँ पर एक स्पेशल नीड बच्चे के लिए अडॉप्शन का प्रावधान है और उसे ऐसी संस्था में स्थानांतरित करने का भी प्रावधान है जहां उसकी देखभाल की ज्यादा अच्छे से व्यवस्था हो। लेकिन एक गैप रह गया है, यहाँ इस तरह के बच्चे के फॉस्टर केयर के लिए कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक समस्या मुझे इन रेगुलेशंस में दिखाई दी है। अब इसका परिणाम क्या होगा, ये थोड़ा और अगर हम रेगुलेशन 53 को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं तो हम देख सकते हैं, क्योंकि रेगुलेशन 53 में ये भी कहा गया है कि कारा उन बच्चों के अडॉप्शन के लिए अतिरिक्त प्रयास करेगी जो हार्ड टू प्लेस कैटेगरी में रखे गए हैं,
और ये जो अतिरिक्त प्रयास है ये कैसे होगा? ये होगा फॉस्टर केयर अडॉप्शन के थ्रू। और फॉस्टर केयर अडॉप्शन का यहाँ मतलब है फॉस्टर केयर के थ्रू अडॉप्शन। अगर आपको ध्यान हो तो रूल 44 में ही ये बात कही गई है कि अगर कोई फॉस्टर फैमिली किसी बच्चे को कम से कम 2 साल के लिए संरक्षण प्रदान करती है और बाद में वो ये चाहती है कि उसी बच्चे को वो गोद ले ले, तो यहाँ उसको उसकी अनुमति दी जाएगी। और ये जो परिवार है ये कारा के पोर्टल पर अपने आप को अलग से रजिस्टर कर सकता है और इस परिवार को उस अमुक बच्चे के अडॉप्शन के लिए वरीयता दी जाएगी, यानी प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ जब हम रेगुलेशन 53 पढ़ते हैं, हम जब रूल 44 पढ़ते हैं, हम जब हार्ड टू प्लेस चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि हाँ, हार्ड टू प्लेस जो चाइल्ड है उसके लिए कारा की तरफ से अतिरिक्त प्रयास होगा अडॉप्शन के लिए, और वो होगा फॉस्टर केयर अडॉप्शन के द्वारा। लेकिन फिर यहाँ जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये अतिरिक्त प्रयास कैसे होगा, इस बारे में ये जो रेगुलेशंस हैं ये बिल्कुल साइलेंट है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से जो गैप रह गया है, इसका ये अवांछनीय परिणाम होगा कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको फॉस्टर केयर में कब देना है, कैसे देना है, कितने समय के बाद देना है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अडॉप्शन के लिए वेट करते रह जाएं और उसके बाद में ये बच्चे सिर्फ संस्था से संस्था में स्थानांतरित कर दिए जाएं। तो ये एक समस्या मुझे नजर आई है। इसके अलावा जो दूसरी समस्या मुझे दिखाई देती है वो है शेड्यूल 16 में अनुसूची 16, जो कि फॉस्टर केयर अडॉप्शन के संदर्भ में दी गई है और इसको जो रेगुलेशंस है नई वाली उनके साथ लगाया गया है। तो अगर आप ये शेड्यूल पढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रोसीजर दिया गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को फॉलो करना है। इस प्रोसीजर के लिए भी यहाँ पर 4 क्लॉजेस दिए गए हैं। इसमें अगर आप जो क्लॉज ए है वो पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि जो प्रोस्पेक्टिव फॉस्टर पेरेंट्स हैं वो अपने आप को डेजिग्नेटेड पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे और जब उनका ये पंजीयन हो जाएगा तो उनमें से कौन उपयुक्त है फॉस्टर केयर देने के लिए उसका चयन करेगा डीसीपीयू। तो ये बात ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो बी क्लॉज दिया है वहां ये लिखा गया है कि डीसीपीयू जब प्रोस्पेक्टिव फॉस्टर पेरेंट्स और बच्चे की मैचिंग करेगा तो वहां पर फॉस्टर पेरेंट्स को चयन करने के लिए जो एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशंस हैं या नेबरहुड केयर है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो बच्चे ओएएस कैटेगरी में हैं, यानी ऑर्फन हैं, अबैंडन्ड हैं या सरेंडर्ड हैं, तो वहां पर हमने उन्हें लीगली फ्री डिक्लेयर ही इस आधार पर किया है कि उनकी कोई ऐसी फैमिली नहीं थी और उनके कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं थे जो उनकी देखभाल करने के लिए तत्पर हो या इच्छुक हो या सक्षम हो या समर्थ हो। तो जब हमने इस तरह के बच्चों में पूरी जांच कर ली है और जांच प्रक्रिया के बाद में उन्हें ऑर्फन अबैंडन डिक्लेयर किया है, तो उसके बाद फॉस्टर केयर में हम कैसे उनके एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशंस को या नेबरहुड केयर को वरीयता दे सकते हैं, ये मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल पॉइंट लगा है। और खास करके लिए जो सरेंडर वाले केसेस हैं वहां पर तो मुझे ये इलॉजिकल ही नहीं, थोड़ा इलीगल भी लगा है, क्योंकि सरेंडर के केस में कोई भी माता पिता या संरक्षक बच्चे को सीडब्ल्यूसी के सामने सरेंडर ही इसलिए करते हैं क्योंकि परिवार, समुदाय, समाज में कोई ना कोई दबाव है या परिस्थिति इस तरह की है कि वो उसे अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कोई अनवेड महिला है जो किसी लव अफेयर के चलते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते या कोई भी ऐसी परिस्थिति की वजह से अपना जो बच्चा है वो सरेंडर करना चाहती है। तो यहाँ पर बिना शादी के बच्चा हुआ है और वो बच्चे को सरेंडर करना चाहती है और सरेंडर डीड जब साइन होती है तो उसको ये काउंसलिंग दी जाती है कि इस बच्चे को किसी दूसरे परिवार में अडॉप्शन में दिया जाएगा और इस भरोसे पर वो सरकार को अपना बच्चा समर्पित करती है, अभ्यर्पित करती है। तो यहाँ आप कल्पना कीजिए कि
जब ये बच्चा अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद अडॉप्शन में नहीं जाएगा, तो कैसे संभव है कि इसे फिर से उसी परिवार में दे दिया जाए? ये तो एक बहुत ही ऐसी बात हो गई जो सरेंडर की जो पूरी प्रक्रिया है उसके विरोधाभास में होगी। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया गया है, ये जो वरीयता का क्रम यहाँ पर दिया गया है, ये इलॉजिकल है और सरेंडर के केस में खास तौर पर ये इलीगल है। इसके बाद जो क्लॉज दिया है वो बिल्कुल ठीक है, वहां कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ मैं ये कहूंगी कि ये जो इसके बाद वाला क्लॉज है ये अपने आप में पर्याप्त है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ बी में दिया है उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि सी में ये लिख दिया गया है कि बच्चे को जब फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि बच्चा ऐसे परिवार में फॉस्टर केयर में दिया जाए जिसका सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण बिल्कुल उस बच्चे के रहन सहन के अनुसार हो। तो ये अपने आप में पर्याप्त है। इसके अलावा इस तरीके से कहना कि नहीं उसको एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशंस के साथ रखा जाएगा या उसको नेबरहुड केयर के साथ रखा जाएगा, मुझे नहीं लगता इस सब की कोई जरूरत है। बल्कि इससे जो आगे बच्चे को फॉस्टर केयर में रखने की प्रक्रिया है उसमें बड़ी समस्या ही आएगी, अड़चन आएगी। इसके बाद डी क्लॉज आप देखिए, ये वही बात कहता है जो रूल 44 में कही गई है कि अगर फॉस्टर पेरेंट्स किसी बच्चे को अच्छे से फॉस्टर केयर देते हैं तो बाद में अगर वो चाहते हैं कि इसी बच्चे को गोद लें तो 2 साल के समय के बाद उन्हें इसकी अनुमति मिल जाएगी और इसके लिए वो डेजिग्नेटेड पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पंजीयन की एक अलग से सुविधा उनके लिए उपलब्ध रहेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं रेगुलेशन 39, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में ये कहा गया है कि CWC रेगुलेशन 6 और 7 में जो भी कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन करेगी। उन रेगुलेशंस में जो प्रक्रिया दी गई है उसका अनुपालन करेंगी। अब ये बात पहले जो 2017 वाली रेगुलेशन थी उसमें भी कही गई थी। यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ रूल 18 और 19 का भी रेफरेंस दे दिया गया है। तो रूल 18 और 19 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, उनको आप जरूर रेफर करिए। इसके अलावा यहाँ एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है। इस स्पष्टीकरण में ये कहा गया है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट वाले केसेस हैं जहां महिला अपने बच्चे को सरेंडर कर रही है तो वहां CWC को 60 दिनों के अंदर जो रिकंसिडरेशन वाला टाइम है, पुनर्विचार का समय है, वो समय वेट करना है और वो समय जैसे ही पूरा होता है बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर करना है। और अगर क्रिमिनल ट्रायल के पर्पस के लिए कोर्ट को उस बच्चे के DNA सैंपल की आवश्यकता है तो ये जो समय है 2 महीने का, इस दौरान ही ये सैंपल कलेक्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो और आपने कभी भी कारा की वेबसाइट पर जाकर देखा हो तो इस बाबत एक सर्कुलर कारा की तरफ से इशू किया गया था पहले। अब वो सर्कुलर वहां आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो जो बात उस सर्कुलर में कही गई थी, जो दिशा निर्देश उस सर्कुलर में दिया गया था, वही इस स्पष्टीकरण द्वारा अब रेगुलेशन में ही जोड़ दिया गया है। तो यहाँ CWC के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ सामंजस्य बनाकर रखे और आयोग के द्वारा कोर्ट तक ये बात पहुंचाना जरूरी है कि जो बच्चा है वो 2 महीने बाद अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद क्योंकि वो अडॉप्टिव फैमिली में चला जाएगा तो उससे पहले उसका जो DNA सैंपल है वो कलेक्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत केसेस हुए हैं कि पहले बच्चे को अडॉप्शन में दे दिया और उसके बाद में कोर्ट ने DNA सैंपल कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर इशू किया और उसके बाद में पुलिस जब अडॉप्टिव फैमिलीज के पास गई तो ये बहुत ही एक असहज सी परिस्थिति अडॉप्टिव परिवार के सामने आ जाती है और यहाँ पर उन्हें इसके साथ डील करने में बड़ी परेशानी होती है। तो अब रेगुलेशन में क्योंकि ये बात जोड़ दी गई है तो इस पे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। अभी आगे चल करके हम देख लेते हैं कि रेगुलेशन 6 और रेगुलेशन 7 में क्या परिवर्तन लाए गए हैं। यहाँ पर मैं मानकर चलूंगी कि आप सभी रेगुलेशन 6 से और रेगुलेशन 7 से बहुत अच्छे से अवगत हैं, तो डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ जो परिवर्तन लाए गए हैं मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूंगी। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन 6 है जो कि अनाथ और परित्यक्त बालक को लीगली फ्री डिक्लेयर करने के बारे में है,
इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन ये किया गया है कि जहां जहां पर समय सीमा को लेकर के 3 वर्किंग डेज लिखा गया था, वहां पर वर्किंग वर्ड को हटा दिया गया है। अब यहाँ ये 3 डेज लिखा गया है, तो ये 3 कैलेंडर डेज की तरह आपको लेना पड़ेगा। जहां पर केयरिंग्स का रेफरेंस था, वहां पर डेजिग्नेटेड पोर्टल लिख दिया गया है, और जहां पर मिसिंग चाइल्ड इंफॉर्मेशन वाला पोर्टल उल्लेखित किया गया था, अब उसे स्पेसिफिकली ट्रैक द चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया का नाम जो दिया गया है उसका रेफरेंस दे दिया गया है। इसके आगे जब हम देखते हैं तो 6-13 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जो पुरानी रेगुलेशंस थी उसमें ये कहा गया था कि 2 साल से कम उम्र के बालक में के प्रकरण में अगर 2 महीने तक परिवार का पता नहीं चलता है, और 2 साल से ज्यादा उम्र वाले बालक के प्रकरण में अगर 4 महीने तक परिवार का पता नहीं चलता है, तो CWC LFA ऑर्डर इशू कर देगी। लेकिन अब यहाँ पर इसमें ये चेंज लाया गया है कि इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद जो 3 दिन हैं, उन 3 दिनों के अंदर अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को LFA ऑर्डर इशू करना होगा। तो ये जो समय सीमा दी गई है, ये पूरी समय सीमा तक इंतजार करना है, और इस समयावधि तक इंतजार करना है, और उसके बाद में जो 3 दिन है उनके अंदर अंदर, उसके भीतर भीतर LFA ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए। इसके आगे 6-11 में भी थोड़ा परिवर्तन लाया गया है। जो पुरानी रेगुलेशंस थी उनमें ये कहा गया था कि अगर पुलिस की रिपोर्ट समयावधि के अंदर अंदर नहीं मिलती है, तो ऐसा माना जाएगा कि पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है। तो ये जो भाषा इन्होंने यूज की थी, इसको थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। अब यहाँ ये लिख दिया है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट दी गई समय सीमा में नहीं मिलती है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो पता लगाने योग्य नहीं है। द पेरेंट्स शैल बी डीम्ड टू बी नॉन ट्रेसेबल। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बात भी हाईलाइट करूंगी कि यहाँ इन्होंने बायोलॉजिकल पेरेंट्स और लीगल गार्डियन लिख दिया है, जबकि मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए पेरेंट और गार्डियन, क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि जो अबैंडन्ड और ऑर्फन बच्चा है उसमें हम सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट या लीगल गार्डियन को ही ढूंढ रहे हैं। वहां पर अडॉप्टिव पेरेंट भी हो सकते हैं, वहां पर कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी गार्डियन हो सकता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो रेगुलेशंस हैं उनमें पेरेंट, गार्डियन, बायोलॉजिकल पेरेंट और लीगल गार्डियन, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बड़े ही कैजुअली और अनभिज्ञता के साथ कहीं भी कुछ भी यूज कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। हमें बहुत ध्यान से ये देखना होगा कि कहाँ पर पेरेंट को पेरेंट की तरह देखना है और कहाँ पर पेरेंट को बायोलॉजिकल पेरेंट की तरह देखना है। तो ये जो पर्टिकुलरली अबैंडन्ड और ऑर्फन चाइल्ड की हम बात करते हैं, वहां पर इट शुड बी पेरेंट और गार्डियन। आगे चलते हैं तो अभ्यर्पण के जो मामले हैं उनमें रेगुलेशन 7 को आप फॉलो करते हैं जब आप बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर भी जहां जहां केयरिंग्स का रेफरेंस था वहां पर अब डेजिग्नेटेड पोर्टल लिखा गया है। अभ्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो वही है जो पहले थी, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी वही है जो पहले था, लेकिन इसकी प्रक्रिया में जो प्रावधान है उनमें कुछ बातें जोड़ी गई हैं, और ये बातें मुझे थोड़ी अर्थहीन दिखाई पड़ती हैं। तो इस पर आप भी थोड़ा सा विचार करिएगा, और आपका क्या मत है आप जरूर अभिव्यक्त करिए। इसमें यहाँ आप स्लाइड में देख सकते हैं रेगुलेशन 7 की जो सब रेगुलेशन 3 है, उसमें पुरानी रेगुलेशंस में ये कहा गया था कि अभ्यर्पण विलेख अनुसूची 5 में जो प्रारूप दिया है उसके अनुसार निष्पादित किया जाएगा। अब यहाँ इसमें ये बात जोड़ दी गई है कि अभ्यर्पण विलेख उसी दिन निष्पादित किया जाएगा जिस दिन बच्चा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस हो रहा है या प्रस्तुत किया जा रहा है। अब ये जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है ये हर तरह के केस के लिए लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का एक कॉमन दिशा निर्देश दे देना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई प्रकरण ऐसा हो जहां पर सरेंडर डीड उसी दिन एग्जीक्यूट की जा सकती हो, करना संभव हो। कोई केस ऐसा हो सकता है जहां पर सरेंडर डीड उसी दिन एग्जीक्यूट करना आवश्यक हो, अनिवार्य हो, लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है जहां पर सरेंडर डीड एग्जीक्यूट करना उसी दिन संभव ना हो या उचित ना हो।
क्योंकि कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर गरीबी के कारण या बिगड़े हुए स्वास्थ्य की वजह से या किसी और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति की वजह से माता पिता अपने बच्चे को सरेंडर करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी वो उस बारे में विचार करना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर कानून तो यही कहता है कि CWC और जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए और अगर कोई कल्याणकारी योजना उपलब्ध है तो उसका लाभ परिवार को दिलाया जाए, ताकि बच्चा अपने ही जैविक माता पिता के साथ या जैविक परिवार के साथ ही बना रहे। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है, ये मुझे थोड़ा सा तर्क संगत नहीं लग रहा है। इसके आगे आप देखें तो जो सब रेगुलेशन 7 है, उसमें भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि जो पुरानी रेगुलेशन थी उसमें ये कहा गया था कि जहां बिना विवाह के बच्चा हुआ है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मदर ही बच्चे को अभ्यर्पित कर सकती है, और अगर मदर माइनर है तो जो भी साथ में वयस्क व्यक्ति आ रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे एक गवाह के रूप में। अब जो नई रेगुलेशन है उसमें ये जोड़ दिया गया है कि अगर मदर माइनर है तो मदर माइनर है और उस माइनर के जो गार्जियन है या जो परिवार है वो अगर बच्चे को समर्पित करना चाह रहे हैं तो साथ आने वाले वयस्क के हस्ताक्षर सरेंडर डीड पर होंगे। यहाँ पर भी मुझे ये लग रहा है कि ये जो इन्होंने जोड़ा है, जो अभी ऐड किया है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्टता नहीं है। ये दिशा निर्देश जो इन्होंने दिए हैं ये हर केस पर लागू हो एक तरीके से, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर माइनर मदर तो बच्चे को सरेंडर नहीं करना चाहती है, लेकिन माइनर मदर के जो गार्जियन है या माइनर मदर का जो परिवार है वो बच्चे को सरेंडर करना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि जो माइनर मदर है वो अकेली है, उसका कोई परिवार है ही नहीं, कोई गार्जियन है ही नहीं। तो फिर जो यहाँ ये जोड़ा गया है इससे क्या हासिल हो रहा है, ये मेरी समझ के परे है। तो इस पर भी आप जरूर थोड़ा सा विचार करिएगा। इसके आगे जब हम सब रेगुलेशन 8 देखते हैं तो वहां पुरानी जो रेगुलेशंस थी उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति बच्चे को सरेंडर कर रहा है और वो व्यक्ति बायोलॉजिकल पेरेंट या लीगल गार्जियन नहीं है तो उस बच्चे को अबैंडन्ड बच्चा माना जाएगा और उसको एक अबैंडन्ड बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए वो प्रक्रिया फॉलो की जाएगी जो रेगुलेशन 6 में दी गई है। अब यहाँ इन्होंने पेरेंट के आगे से बायोलॉजिकल हटा दिया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि सरेंडर का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट या फिर लीगल गार्जियन को ही दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ड्राफ्टिंग एरर है, गलती से ऐसा हो गया है। इसके आगे लेकिन अगर हम चलते हैं तो जो प्रोवाइजो दिया है उसमें भी एक समस्या मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ ये कहा गया है कि जो भी फीमेल अपने बच्चे को सरेंडर कर रही है, अगर वो अपनी पहचान के बारे में जानकारी नहीं दे रही है तो उसे एक अबैंडन्ड बच्चा माना जाएगा। यहाँ पर जो फीमेल बायोलॉजिकल पेरेंट की बात हो रही है इसमें मेजर के साथ साथ इन्होंने माइनर मदर को भी सम्मिलित कर लिया है। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि अगर हम इस तरह की परिस्थिति के बारे में सोचें तो बहुत ही एक स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई माइनर मदर CWC के सामने आती है और अपना बच्चा सरेंडर करती है तो पहली बात तो ये है कि माइनर के साथ इसे एक सेक्सुअल असॉल्ट ही माना जाएगा, और वहां पर अगर प्राइमा फेसी वो माइनर दिख रही है तो CWC के ऊपर ये बाध्यता हो जाएगी कि वो पॉक्सो को यहाँ इन्वोक करवाए और इसके बाबत वो पुलिस अथॉरिटीज को इसके बारे में जानकारी दे। तो यहाँ जो इन्होंने ये अभी जोड़ा है नई रेगुलेशंस में माइनर मदर को लेकर के, ये पॉक्सो के भी विरोधाभास में है और JJ एक्ट के भी विरोधाभास में है, क्योंकि अगर माइनर मदर आपके सामने आती है तो बिना पॉक्सो इन्वोक किए और बिना उसकी पहचान जाने, बिना आगे की जांच किए आप उसे जाने कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो जो भी आगे की समुचित कार्यवाही है वो करनी ही पड़ेगी, जांच भी होगी और उसके बाद में ही उसके बेबी जो भी उसका जिस बच्चे को वो सरेंडर करना चाहती है उसके बारे में आगे की प्रक्रिया का अनुपालन होगा।
तो ये भी थोड़ा सा मुझे समस्या वाला एक प्रावधान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 7.3, 7.7 और 7.8 ये 3 मैंने आपको प्रावधान बताए हैं, एंड टू मी दे सीम टू बी लिटिल वेग एंड प्रॉब्लमैटिक। तो यहाँ थोड़ा सा जो अभ्यर्पण की पूरी प्रक्रिया है उसमें सभी CWCs को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है। तो यहाँ पर अगर प्रावधान में कोई ऐसी बात है जो कि अधिनियम से विरोधाभास रखती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं उनसे भी गाइडेंस लेनी चाहिए। जो भी आपके लीगल एड काउंसिल हैं उनसे आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, और अगर कहीं पर भी आपको निर्णय लेने में दुविधा लग रही है तो आप जरूर आपकी जो सारा है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है उनके माध्यम से कारा से क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। और ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि जो अभ्यर्पण की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा गोपनीय है, तो इसमें सार्वजनिक सूचना तो कोई प्रकाशित होगी ही नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति बच्चे को अभ्यर्पित कर रहा है उसको हमें अभ्यर्पण विलेख की एक प्रति जरूर देनी है, सरेंडर डीड की कॉपी उसे प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ जो पुरानी रेगुलेशंस थी उसमें ये कहा गया था कि स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये सुनिश्चित करेंगे कि सरेंडर डीड की जो कॉपी है वो सरेंडरिंग पर्सन को दी जाए, लेकिन अब यहाँ से स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को हटा दिया गया है। तो ये अब CWC की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि जो भी अभ्यर्पण के लिए आ रहा है उसको आपको अभ्यर्पण विलेख की एक प्रति जरूर देनी है। आगे देखिए, LFA सर्टिफिकेट को लेकर के जो खास बिंदु हैं वो आप सभी को पता है। यहाँ पर क्या बातें ध्यान देने लायक हैं वो आप सभी को जानकारी है। तो इसमें जो अधिनियम है उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 3 मेंबर्स के LFA सर्टिफिकेट पर साइन होने चाहिए। एटलीस्ट 3 members of the CWC shall sign the order। लेकिन जो अभी नई रेगुलेशंस आई हैं उनमें इस बारे में विसंगति है थोड़ी सी। तो इसमें जो 6.13 है उसमें कहा गया है any 3 members shall sign। जो 7.17 है उसमें कहा गया है एटलीस्ट 3 members shall sign। और 31D में ये कह दिया है कि 3 members of the committee including the chairperson shall sign। और 3811 में ये कह दिया गया है कि 3 members of the committee including the chairperson shall sign। तो यहाँ पे 2 जगह पर एक बात हो रही है, 2 जगह पर कुछ और ही बात हो रही है। तो यहाँ भी आप ये सारा जो आपकी है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी उनसे थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं, कारा से क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। वैसे मुझे ये लगता है कि जो पहले रेगुलेशन में दिया गया था कि कोई भी 3 मेंबर्स LFA सर्टिफिकेट साइन कर सकते हैं वो ठीक है और वही फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अध्यक्ष के हस्ताक्षर की अनिवार्यता करेंगे तो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं उनको इश्यू करने में डिले ही होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कमेटी में चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं हुए हैं या अगर वो छुट्टी पर हैं या कहीं और किसी मीटिंग में बिजी हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ अपनी बिहाफ पे किसी को नॉमिनेट नहीं किया है। तो इस तरह के जो परिस्थितियां होंगी वहां पर LFA ऑर्डर इश्यू करने में फिर देरी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्ट में लिखा गया है उसके अनुसार जो 6.13 में CWC के लिए एक शर्त दी गई है कि कम से कम 3 मेंबर्स के साइन वहां पर होने चाहिए, वो ठीक है और उसको फॉलो किया जाना चाहिए। पर फिर भी इस बारे में आप अपनी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से स्पष्टता ले सकते हैं। इसके आगे अगर आप अनुवर्तन कार्यवाही वाला जो प्रावधान है वो देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि जो पुरानी रेगुलेशंस थी उनमें फॉलो अप वाला जो प्रोसेस था वहाँ CWC के लिए कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दिया गया था। हालांकि ये बात सबको पता है कि जब फॉलो अप होता है और अगर उसमें डिसरप्शन या डिसोल्यूशन हो जाता है तो बच्चा वापस एजेंसी में आ जाता है, और जब बच्चा एजेंसी में आएगा तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो देखरेख और संरक्षण है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ही देखना है। तो अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो एक स्पेसिफिक रोल है वो अडॉप्शन रेगुलेशंस में बता दिया गया है, तो यहाँ थोड़ी स्पष्टता पहले से ज्यादा है। तो इसमें ये कह दिया गया है कि जो 6 मंथली रिपोर्ट्स तैयार होंगी वो जैसे ही तैयार होती हैं उसके बाद 10 दिनों के भीतर जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अपलोड हो जानी चाहिए। और इसमें जो पहली पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप रिपोर्ट है वो 3 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जानी चाहिए। और अगर कोई भी लगातार 3 रिपोर्ट्स नहीं बनती हैं तो वहां पर जो DCPU है वो सतर्क हो जाएगा और वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करके जो भी कंसर्न CWC है उसके सामने रखेगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर CWC आगे क्या
उचित कार्यवाही करनी है उसका निर्णय ले सकती है। अब यहाँ पर एप्रोप्रिएट एक्शन के बारे में तो बात हुई है, लेकिन क्या एक्शन लेना है ये सीडब्ल्यूसी की बुद्धिमत्ता पर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो कहीं भी अगर फॉलो अप में इस तरह की बात इंगित की जाती है रिपोर्ट में कि बच्चे के साथ दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप सतर्क हो जाइए। सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो होगी बच्चे को सुरक्षित करना, और बाकी सब उसके बाद में आपको जो भी एजेंसीज और अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिल करके सामंजस्य से आगे का निर्णय लेना होगा। डिस्ट्रप्शन और डिसोल्यूशन की जब बात आती है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं विच्छिन्नता और विघटन, तो यहाँ पर काफी सारी बातें और कही गई हैं, पर 3 जो खास बिंदु हैं वो मैं आपके सामने थोड़ा प्रखर रूप से रखना चाहूंगी। इसमें पहला तो ये है कि जब भी डिस्ट्रप्शन होगा और अडॉप्शन एजेंसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो एप्लीकेशन रखी है अडॉप्शन के लिए उसको विड्रॉ करेगी, तो विड्रॉ करने से पहले सीडब्ल्यूसी से एक पूर्वानुमति लेगी। यहाँ पर प्रायर परमिशन सीडब्ल्यूसी की लगेगी, और ये अनिवार्यता अब नई रेगुलेशंस में दे दी गई है। तो इस बारे में आपको सूचना भी मिलेगी, और आप अगर परमिट करेंगे तो उसके बाद में ही अडॉप्शन की जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ की जाएगी। यहाँ आगे ये भी कह दिया गया है कि जब भी डिस्ट्रप्शन या डिसोल्यूशन होता है तो उससे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले कम से कम 2 परामर्श सत्र जरूर कंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 काउंसलिंग सेशंस की अनिवार्यता कर दी गई है, और ये काउंसलिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को देनी है। अगर वहां पर काउंसलर अवेलेबल नहीं है तो डीसीपीयू की तरफ से काउंसलर अवेलेबल किए जाएंगे, या सारा ने अगर कोई सेंटर एस्टैब्लिश किया है तो वहां पर भी काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर एक बात और ये कही गई है कि अगर डिस्ट्रप्शन या डिसोल्यूशन का कारण खुद अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, कोई ऐसा कारण है जो काफी गंभीर है, तो यहाँ पर इस तरह के जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा आगे जेजे सिस्टम में अडॉप्शन के पर्पस के लिए। तो ये जो पावर है ये अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दी गई है। जो अडॉप्शन का फाइनल ऑर्डर है वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से आएगा, लेकिन अगर डिसोल्यूशन हो रहा है यानी कि अडॉप्शन होने के बाद उसको फिर से कैंसिल किया जा रहा है, तो ये पावर भी उसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है। तो वहां अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो ये डिसोल्यूशन हो रहा है इसका कारण खुद अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं था या कोई ऐसी गलती उन्होंने की है जो कि नजरअंदाज नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पर इस तरह के जो माता पिता हैं उन्हें आगे किसी भी और बच्चे को अडॉप्ट करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। दे विल बी डीबार्ड। जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के कर्तव्य हैं वो पहले रेगुलेशन 29 में दिए गए थे, अब इन्हें रेगुलेशन 30 में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर देती हूँ। कई बार सीडब्ल्यूसीज को और स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को ये कंफ्यूजन रहता है कि बच्चों का आईसीपी बनाना है कि नहीं बनाना है। तो रेगुलेशन में इसे स्पष्टता के साथ कहा गया है कि हर बच्चे का इंडिविजुअल केयर प्लान बनेगा, सीएसआर और एमईआर तो तैयार होगी ही, साथ में एक मेमोरी एल्बम भी बनानी है। तो मेमोरी एल्बम को आप हल्के में ना लें, मेमोरी एल्बम के साथ साथ एक फोटो एल्बम भी बनेगी, क्योंकि जब अडॉप्शन होता है तो अडॉप्टिव पेरेंट्स को ये मेमोरी एल्बम दी जाती है, और बच्चे के आगे विकास के लिए बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो उस समय कई बार बच्चे को अपनी पुरानी जो यादें हैं वो देखने का मन करता है, जैसे उसने एजेंसी में किस तरह का समय बिताया, एजेंसी में उसकी अगर कोई फोटोग्राफ्स हैं वो, प्लस उसने अगर किसी तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, उसे कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई सर्टिफिकेट्स मिले हैं, कहीं पर भी अगर उसने कोई मान लीजिए कविता लिखी है या कोई ड्राइंग बनाई है, तो ये सब मेमोरी एल्बम के पार्ट होने चाहिए। और ये सब एक जगह एकत्रित करके इस मेमोरी एल्बम में संजो करके अडॉप्शन एजेंसी को रखना है, और बच्चे के जो भी अपडेटेड फोटोग्राफ्स हैं वो भी जरूर रखने हैं। तो ये थोड़ा सा सीडब्ल्यूसी को अब मार्गदर्शन देना पड़ेगा एजेंसीज के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए, कि इस तरह का मेमोरी एल्बम बनाते रहें। इसको छोटा एक कार्य ना समझें, ये बहुत जरूरी है बच्चे के लिए और अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए।
और अडॉप्शन का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होना है। इसके अलावा CWC ये भी देखें कि हर अडॉप्शन एजेंसी में एक क्रेडल बेबी पॉइंट होना चाहिए, वहां पर पालना जरूर हो, जो कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा गया हो। और कारा की तरफ से अभी रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला गया है कि पालना इस एजेंसी में रखा गया है या यहाँ पर अडॉप्शन एजेंसी है या पालना गृह है या शिशु गृह है, इस तरह का एक साइन बोर्ड भी आसपास के इलाकों में लगाया जाना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान जरूर आप सभी इस बात पर दें कि इस तरह के साइन बोर्ड्स आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लगाए जाएं, ताकि जो जनरल पब्लिक है उनको इस बारे में जानकारी रहे। एक बहुत बड़ा इश्यू है अनसेफ अबैंडनमेंट का, जहां पर बच्चों को बहुत ही असुरक्षित परिस्थितियों में छोड़ दिया जाता है। तो इस समस्या को एड्रेस करना है हमें, और इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के साइनेज लगाए जाएं, ताकि अगर कोई अपने बच्चे को अबैंडन करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो कम से कम सुरक्षित तरीके से उस बच्चे को छोड़ पाए। इसके अलावा आगे एक रूट सर्च का जो प्रावधान है वहां पर भी थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया है। पहले जो पुरानी रेगुलेशंस थी उसमें ये कहा गया था कि जो सरेंडर के केसेस हैं वहां पर रूट सर्च से पहले, जब बच्चा रूट सर्च के लिए आएगा और वो अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, तो वो जानकारी देने से पहले जो सरेंडरिंग पेरेंट है या बायोलॉजिकल पेरेंट जिसने बच्चा सरेंडर किया है, उनसे आपको एक लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये लिखित सहमति लेने की जो जिम्मेदारी है ये पहले CWC और स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के ऊपर डाली गई थी, लेकिन अब CWC को यहाँ से हटा दिया गया है और ये जिम्मेदारी अब है स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी की और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की। तो ये अगर आपके पास कोई इस तरह का केस आता है, रूट सर्च के लिए कोई भी परिवार आता है अपने अडॉप्टिव चाइल्ड के साथ, तो आप बेहतर होगा कि उनको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में भेज दें और वहीं से उनको वो जानकारी दी जाए। इसके आगे आप ये देखिए कि जो रिलेटिव अडॉप्शन और स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ परिवर्तन लाया गया है। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी अनोमलीज हैं जो मुझे नजर आई हैं इन अडॉप्शन रेगुलेशंस में, और जो प्रोविजंस हैं अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप खुद भी देख पाएंगे कि रिलेटिव अडॉप्शन से संबंधित जो प्रावधान है उनमें इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन में CWC के सर्टिफिकेशन की बात कही गई है, लेकिन इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन में CWC के सर्टिफिकेशन की बात नहीं कही गई है। लेकिन जब आप शेड्यूल्स जाकर के देखेंगे, जो अनुसूचियां दी हैं उसमें जब आप शेड्यूल 6 देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वहां लिखा हुआ है कि CWC के सर्टिफिकेशन की जरूरत इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन में भी है। लेकिन जब आप सर्टिफिकेशन से रिलेटेड अनुसूचियां देखेंगे तो वहां जो ऊपर टाइटल दिया है उसमें इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन दिया है, इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन नहीं दिया है। तो ये कुछ विसंगतियां यहाँ पर है। मैं यही कहूंगी कि अभी फिलहाल ये मानकर चलिए कि जो भी रिलेटिव अडॉप्शन है उन सभी केसेस में जब पार्टीज आपके पास आती हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेशन देना होगा। और ज्यादा स्पष्टता के लिए आप अपनी सारा से या जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उनसे बात करिए या कारा को लिखिए इस बारे में। स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन में यस, जो प्रोविजंस हैं वहीं पर कह दिया गया है कि चाहे वो इन कंट्री स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन हो या इंटर कंट्री स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन हो, दोनों ही तरह के केसेस में CWC का सर्टिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर अगर पार्टीज आपके पास आती हैं तो DCPU की तरफ से सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे, और डॉक्यूमेंट्स को देख करके और जो पार्टीज हैं उनसे बात करके, बच्चे से बात करके आप उनका जो भी फैमिली ट्री है उसको आप वेरीफाई करिए और अपनी तरफ से आप जो भी जांच करवाना चाहते हैं वो आप करिए। और जब आपका NOC मिल जाएगा, आपका परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस तरह के केसेस में, तो वहां सारा की तरफ से एक प्री अप्रूवल लेटर इशू किया जाएगा और कारा को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। स्पेशली जिन केसेस में इस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनके पास अगर फॉरेन पास जो अपना उनका कुछ इस तरह का प्लान है कि वो आगे बाहर जाना चाहते हैं और उनके पास फॉरेन पासपोर्ट है, तो यहाँ पर कारा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ओपिनियन दिया जाएगा और उसके बाद में ही ये जो पार्टीज हैं ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी अडॉप्शन जो एप्लीकेशन है वो लगा सकती हैं। तो यहाँ भी क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से तो कोई इंक्वायरी होगी नहीं, कोर्ट के पास अब इस मामले में कोई पावर है नहीं, तो यहाँ जो भी
वेरिफिकेशंस हो रहे हैं, वो वेरिफिकेशंस DCPU और CWC को करने हैं, और उसके बाद में स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का रोल है, और फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर इशू होगा। तो ये कुछ परिवर्तन हैं जो इस प्रक्रिया में दिए गए हैं। इसके आगे अगर आप अनुसूचियां देखें तो जो पुरानी रेगुलेशंस थी उनमें टोटल 32 अनुसूचियां थी। जो 2021 में अमेंडमेंट्स लाए गए, जो अडॉप्शन रेगुलेशंस में संशोधन लाए गए थे, उसके द्वारा 2 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी, तो वहां 34 अनुसूचियां हो गई थी। अभी जो नई अडॉप्शन रेगुलेशंस आ गई है इसमें टोटल 36 अनुसूचियां हैं। तो इसमें पढ़नी तो सारी ही हैं, सभी बहुत जरूरी हैं, लेकिन खास तौर पर CWC के लिए जो जरूरी है वो लिस्ट मैंने यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में दे दी है, तो इनको आप जरूर देखें। इसमें जो एक मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, चिकित्सा जांच रिपोर्ट, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें एक पार्ट E जोड़ा गया है, और उसमें जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके बारे में बात कही गई है, और यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर का क्या रोल है वो भी बताया गया है। तो ये आप जरूर एक पढ़ें। और इसके अलावा एक आई थिंक आप ये भी जरूर देखिएगा, जो लास्ट में अडॉप्शन डिसोल्यूशन ऑर्डर दिया गया है, जो कि DM की तरफ से इशू किया जाएगा, उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ें। और स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट जो दी गई है, उसमें आप ये थोड़ा सा मैं एक बता देती हूँ कि इनकी जो डेफिनेशन है उसमें भी ये बात स्पष्ट की गई है कि जो RPWD एक्ट है उसके अनुसार अब ये जो कैटेगरीज हैं ये डिसाइड की गई हैं। तो RPWD एक्ट में जो जो डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांगताएं हैं, वो दिव्यांगताएं यहाँ पर जोड़ी गई हैं, और इसकी जो कैटेगरी है उसको उसके अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा जो अडॉप्शन फी है उसको लेकर भी एक शेड्यूल यहाँ जोड़ी गई है। अडॉप्शन फी को लेकर के पहले कोई भी अनुसूची नहीं थी। अडॉप्शन फी की जो परिभाषा है वो वही है जो पहले वाली रेगुलेशन में थी, लेकिन जो फीस है उसको रिवाइज कर दिया गया है, और अडॉप्शन एजेंसी द्वारा क्या नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे वो भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो ये भी CWC जरूर देखें, क्योंकि जब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या नॉर्म्स कारा की तरफ से प्रेस्क्राइब किए गए हैं, और अडॉप्शन एजेंसी द्वारा उसका अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो टाइमलाइन को लेकर के अनुसूची है उसमें भी कुछ बदलाव हैं, क्योंकि सरलीकरण करना था, जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने की बहुत मांग की जा रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टाइमलाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो आई थिंक ये अनुसूचियों के साथ मैं अपना सेशन यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ। इसके बाद आप कुछ भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। थैंक यू कविता जी। CMO का एक बड़ा बदलाव है। जनरली कोई प्राइवेट डॉक्टर से एजेंसी करा लाती थी MER, और एक क्वेश्चन होता था। शेड्यूल 3 में जो आपने बात करी उसमें भी काफी परिवर्तन है। अब स्पेशल चाइल्ड को डेफिनेशन जो दी गई है वो बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। जन्म के समय कम वजन होना या जन्म के समय जो विकृतियां थी वो एक स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में अब नहीं माना जाएगा। तो इस पे मुझे लगता है कि एक सत्र और आपका हम डिस्कशन का रखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जबलपुर से जुड़े हुए हैं और वो बात करना चाह रहे हैं, तो हम सीधे जबलपुर टीम के पास चलेंगे। जबलपुर टीम, कविता जी अपना प्रेजेंटेशन हटा ले जी। थैंक यू। जबलपुर टीम जी, तो बच्चों ने बहुत देर से इंतजार किया है, आपकी ही बात हो रही थी, उन लोगों से हो रही थी जो आपका ध्यान रखते हैं। तो हम आपकी तरफ चलेंगे, आपके प्रश्न उत्तर लेंगे, और उसके बाद अगर समय बचेगा तो कविता जी से हम चर्चा भी करेंगे। अगर ये चर्चा आज हम नहीं कर पाए तो हम अगले सप्ताह फिर इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ जी। कुछ क्वेश्चन है सर बच्चियों के, प्लीज पहले बच्चों को दिखाइए, कैमरे पे ले आइए बच्चों को। जी जी। और उसके बाद अगर चर्चा भी करेंगे, जी नहीं कर पाए तो हम अगले सप्ताह फिर इस पर चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग मैम। बाकी लोगों से आग्रह है कृपया माइक बंद कर लें। IT टीम प्लीज टेक केयर। IT टीम बाकी लोगों के माइक बंद हो जाएं। जी 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 जी। बच्चे दिख रहे हैं भाई, सब बच्चे दिख रहे हैं, बच्चों से बात कराइए। भाई साहब बच्चे विजुअल हो रहे हैं जी
विजुअल हो रहा है बच्चे? जी जी, बच्चों से बात कराइए। जी जी, लो आ जाओ। गुड इवनिंग सर। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यस सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एडॉप्ट करने के बाद पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे डिसेबल हैं या उनको कोई हीलियस हेल्थ इश्यू है और वो अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहते हैं बाद में, तो क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है कि इसके लिए कोई प्रोविजंस हैं? जी कविता जी, अगर बच्चों को बाद में पेरेंट्स को लगता है, वैसे तो जनरली होता नहीं है बेटा, मेडिकल MER जो हम लोगों ने बात करी थी, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो बनती है वो काफी डिटेल्ड रिपोर्ट बनती है, उसके आधार पर ही बच्चे गोद दिए जाते हैं। पर अगर वहां रहते हुए 6 महीने साल भर बाद कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी पेरेंट्स को उठानी पड़ती है। पर हाँ, कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से पेरेंट्स उस बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए डिसोल्यूशन की प्रक्रिया है, वो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया के तहत आवेदन दे सकते हैं और आवेदन देने के बाद उस प्रक्रिया पर काम किया जाता है। प्रक्रिया के तहत आवेदन दे सकते हो, आवेदन देने के बाद उस प्रक्रिया पर काम किया जाता है। नेक्स्ट, यशवंत जी, मुझे लगता है आप 2 जगह से जुड़े हुए हैं इसलिए इको हो रहा है, एक बंद कर दीजिए और एक चालू रखिए जी। तो बच्चों, आपको कुछ समझ में आया और कुछ पूछना है आपको हमारे एक्सपर्ट से या जी सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। चलिए, तब तक हम कविता जी से प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, अगर बच्चों से नहीं संपर्क हो पा रहा तो। जी पांडे जी, आपने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। पांडे जी, ओजस्कर पांडे जी। जी जी, कविता मैम नमस्कार। नमस्कार। मेरे को एक्चुअली ना आवाज थोड़ा इको होके सुनाई पड़ रही है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी। हाँ बताइए। समस्या तो बहुत है, लेकिन आपके समय नहीं और हम लोग के पास भी समय नहीं है। आपने जो जितने भी बातें बताई वो मेरे समझ में तो आ गई, लेकिन मेरे पास जो 2-3 प्रश्न हैं, लेकिन मैं एक ही प्रश्न करूंगा अभी। यदि बच्चे के 18 वर्ष होने पर इन अधिकारों का विरोध किया जाता है तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक आदेश अधिक मान्य है कि बच्चा अपने अधिकारों से वंचित ना रहे? नहीं, 18 साल कंप्लीट करने के बाद तो वो वयस्क है। और देखिए, अडॉप्शन के बाद में कोई भी बच्चा है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जो एक जैविक बच्चा होता है, तो अधिकार उसके वही हैं जो एक जैविक बच्चे के अधिकार होते हैं, और उसको वो सभी कानूनी सहायता उसी तरीके से उपलब्ध है। तो वो कानून का लाभ उसी तरीके से उठा सकता है जैसे बाकी दूसरे बच्चे उठा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है। देखिए, बच्चे के गोद लेने में जो चुनौतियां हैं, अभी जो बदलाव होने के बाद जो चुनौतियां आई हैं, उसमें मेरा मानना है, विकलांगता और दत्तक ग्रहण का जो कंसेप्ट है, 2018 और 19 में के बीच केवल 40 दिव्यांग बच्चों को गोद लिया गया था। जो वर्ष के गोद लिए गए बच्चों की कुल संख्या में लगभग 1% है। तो इस मामले में क्या इस बदलाव में ये परिवर्तन ला सकेगा क्या? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनफैक्ट ये सबके लिए, पूरे समाज के लिए एक कंसर्न है कि भारत में जो परिवार हैं, जो दंपति हैं या जो भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो या तो नॉर्मल बच्चा चाहते हैं और उसमें भी वो एक छोटा बच्चा चाहते हैं। उनकी जो प्रेफरेंस है वो ज्यादातर यही रहती है कि वो सामान्य बच्चा लें, और वो भी 2 साल से कम उम्र का बच्चा लें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एक सामाजिक बदलाव आने की जरूरत है,
क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भारतीय परिवार नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद में जब उनको फॉरेन पैप्स के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है तो वो फॉरेन पैप्स जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन वही वापस लौटने के लिए कैसे करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे पहले मैं आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी जी आ रही है आवाज। यहाँ पर एक बार कारा ने सर्कुलर निकाला भी था, उसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट लेवल पर जो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज हैं, अगर उन्हें लोकल लेवल पर ऐसा पता लगता है कि कोई परिवार दिव्यांग बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो इस बारे में जानकारी कारा को दी जानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लोकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और दिव्यांग बच्चों को अडॉप्ट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में सबको मिलकर के और प्रयास करने चाहिए जी। और जैसा मैंने आपको बताया, ये जो अभी वाली अडॉप्शन रेगुलेशंस हैं, इसमें मुझे ये कमी नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर इन दिव्यांग बच्चों का अगर अडॉप्शन नहीं होता है तो उसके बाद इनको कब फॉस्टर केयर में देना है, इस पर कोई भी स्पष्टता नहीं है। और अगर हम फॉस्टर केयर में बच्चे को नहीं देंगे तो फिर फॉस्टर केयर के द्वारा जो अडॉप्शन की एक सुविधा यहाँ दी जा रही है दूसरे बच्चों को, वो इन बच्चों को कैसे मिलेगी? तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इस पर सबको डिस्कशन भी करना चाहिए, डेलिब्रेशंस होने चाहिए और तरीके निकाले जाने चाहिए कि कैसे इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा परिवार अडॉप्ट करें। कविता जी, हम जबलपुर चलेंगे, बच्चों के प्रश्न लेंगे। सर, बच्चे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अगले सप्ताह हम फिर डिस्कशन करेंगे, आपके सारे प्रश्न लेंगे। जबलपुर टीम, यशवंत जी आप सुन पा रहे हैं? यशवंत जी, जबलपुर, बच्चों से बातचीत कराइए, बच्चों के कुछ प्रश्न है हमारी टीम के साथ। जी जी, बच्चे काफी देर से आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। जी जी, रखें जी, बच्चे अपनी बात रखें। एडवोकेट कल्पना जी कहाँ से हैं? नहीं दिख रही, टाइम देख रही है, पूछिए। हेलो बच्चों। हेलो सर, गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग। सर, जैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो उसके लिए कैसे आवेदन करेंगे? कैसे आवेदन करेंगे? बड़ा प्रश्न जो कि बच्चों के द्वारा पूछा गया है। कविता जी, संक्षेप में थोड़ा इस प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। बेटा, इसके लिए आई थिंक इको हो रहा है, आपकी आवाज आ रही है? जी, यशवंत जी आप स्पीकर बंद कर दीजिए और सिर्फ कैमरे से जुड़िए प्लीज, सिर्फ मोबाइल से जुड़िए, सिर्फ मोबाइल से जुड़िए, बाकी सब बंद कर दीजिए डिवाइस। जी भाई साहब। जी हाँ, ये अभी किस बच्चे ने एक सवाल पूछा है, नाम क्या है उनका? उन्होंने ये पूछा है कि इसके लिए कहाँ पर रजिस्टर करना है? उन्होंने ये पूछा है कि एडॉप्शन के लिए अगर किसी बच्चे को एडॉप्शन में लेना है क्या है तो उसको कहाँ हम रजिस्टर करेंगे? जी, इसमें ऐसा है कि जो ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, जो कि सामान्यतः जिनको अनाथ बच्चे कह सकते हैं, जो कि संस्थाओं में रह रहे हैं, उन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी करके एक WCD मिनिस्ट्री के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनका ऑनलाइन पोर्टल है जो कि कैरिंग्स के नाम से अभी पॉपुलर है। तो वहाँ ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी माता पिता बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, वहाँ पर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। उसके बाद इन परिवारों की होम स्टडी होती है और जो भी अडॉप्शन एजेंसी उन्होंने चूज की है वो अडॉप्शन एजेंसी से एक सोशल वर्कर वहां जाकर के परिवार की होम स्टडी करता है और अगर उन्हें सूटेबल पाया जाता है, अगर वो उपयुक्त पाए जाते हैं, तो उसके बाद में उन्हें कारा की तरफ से बच्चे का जो प्रोफाइल है वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है
और अगर वो बच्चे को रिजर्व करते हैं तो बाद में बच्चे की मिलाई करवाई जाती है माता पिता के साथ और सब कुछ ठीक होता है, तो जो अडॉप्शन कमिटी होती है वो वहां पर पूरी फाइल तैयार करती है और वो जो फाइल तैयार होती है उसके साथ आगे अडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो अभी जो कानून में संशोधन आए हैं उसके बाद से ये जो एप्लीकेशन है ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में लगती है और वहां से अडॉप्शन का जो फाइनल ऑर्डर है वो इश्यू किया जाता है डीएम के द्वारा। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि जेजे एक्ट के तहत ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चों के लिए है। इसके अलावा भी हमारे देश में एक कानून है जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो उसके तहत एक माता पिता जो हिंदू हैं वो अपने बच्चे को, या गार्जियन भी हैं तो वो अपने बच्चे को दूसरे हिंदू माता पिता को अडॉप्शन में दे सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बच्चों के हिसाब से ठीक है, बच्चों के हिसाब से ठीक है जी। हाँ, ये दो कानून है हमारे पास, तो एक है जेजे एक्ट और दूसरा है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और जेजे एक्ट के तहत भी रिलेटिव अडॉप्शन और स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन का प्रावधान है, तो वो भी संभावना है, वो भी पॉसिबल है। और कुछ प्रश्न? कैमरा थोड़ा सा नीचे रखिए। जी भाई साहब जी। आपका स्पीकर बंद कर दीजिए, जो आसपास का स्पीकर लगे हैं वो बंद कर दीजिए। गुड इवनिंग सर। बताएं, अपनी बात रखें, नाम बताइए अपना। अगर कोई परिवार में सदस्य बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकती है? जैसे उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो तो उसके जिसको चाचा को लेना हो तो वो कैसे लेगा? मतलब उसकी प्रक्रिया क्या है? दोबारा अपनी प्रश्न रखें, दोबारा रखिए। एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं आ रही है यहाँ से ना, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब बच्चों की आवाज इको हो रही है। इस बच्ची ने शायद ये पूछा है कि अगर पेरेंट्स नहीं है और अच्छा, आवाज आई है क्या? जी अभी आई है, आप बोले। कौन सी डिवाइस? विनय सर को बुलाना था। जी क्या प्रश्न था यशवंत जी? आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ, प्रश्न क्या था बच्ची का? बच्ची का प्रश्न क्या था? यशवंत जी आप टीवी बंद कर दीजिए प्लीज और मोबाइल से जुड़िए, खाली टीवी बंद कर दीजिए। टीवी बंद कर। हाँ, और मोबाइल बच्चों के सामने कर दीजिए, बच्चे उसी से बात करेंगे। जी सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा बच्चों को। सुनाई देगा, मोबाइल से आवाज सुनाई आएगी। नहीं देगा। हाँ भाई साहब, बच्चों को सुनाई नहीं देगा फिर अगर टीवी बंद कर देंगे तो। आप तो वैसे प्रश्न रखिएगा। प्रश्न एक बार जी रिपीट कर दीजिए, अभी आवाज आ रही है, आप प्रश्न रिपीट कर दीजिए। कास्ट खत्म। यशवंत जी आपकी आईटी टीम से बोलिए टीवी बंद कर दीजिए। हमने चेक कर लिया है, आप टीवी पर हैं, प्लीज टीवी बंद कर दीजिए। मोबाइल से सब होगा, ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप बाद में भी देख सकते हैं। आप मोबाइल से ऑपरेट कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है भाई साहब? आप प्रश्न रिपीट कर दीजिए। प्रश्न रिपीट करिए। आप मोबाइल का ऑपरेट हो गई ना कास्टिंग खत्म। भाई साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है साहब। जी जी रखें अपनी बात, मुझे ऑफिस में जाना है। हाँ बेटा अपनी बात रखो, अनम्यूट करके। आपका बंद है, माइक बंद है कि माइक बंद है? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर अगर जैसे कि कोई फैमिली मेंबर और बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो तो वो कैसे करेगा, उसकी क्या प्रक्रिया है? उसके लिए अभी कविता जी ने बताया ना, हिंदू एडॉप्शन एक्ट।
चाचा चाची वैसे जो एक्चुअली इको हो रहा है। जी जी, हिंदू एडॉप्शन एंड एक मेंटेनेंस। हाँ, हिंदुओं के लिए तो वहां पर भी है, हामा के तहत भी है, और अगर जो नॉन हिंदूज हैं उनमें अगर इस तरह का रिलेटिव अडॉप्शन करना हो तो जेजे एक्ट के तहत भी प्रावधान है। कविता जी, इसी से संबंधित एक प्रश्न है, हामा के एडॉप्शन में सीडब्ल्यूसी की क्या भूमिका है? हामा के अडॉप्शन में सीडब्ल्यूसी की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अगर सीडब्ल्यूसी को किसी भी रिलायबल सोर्स से अगर कोई इस तरह की जानकारी मिलती है कि बच्चे को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, या बच्चे की किडनैपिंग हुई है, ट्रैफिकिंग का केस है, तो बिल्कुल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होने के नाते, क्योंकि बच्चे की जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या पुलिस के द्वारा यहाँ जांच करवा सकती है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जहाँ जेन्युइन केसेस हैं, जहाँ पर हामा में डायरेक्ट अडॉप्शन हो रहा है, वहां पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्षेत्राधिकार नहीं है। और रही बात इंटर कंट्री हामा अडॉप्शंस की, जो कि अभी रिसेंटली अलाउ किए गए हैं इन रेगुलेशंस के द्वारा, तो वहां पर इंटर कंट्री अडॉप्शन क्योंकि हामा के तहत तो कभी भी किया नहीं जाता था, लेकिन अब क्योंकि समय की ये एक डिमांड है और दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था, तो उसके बाद रेगुलेशंस में चेंज लाए गए और अब इंटर कंट्री हामा अडॉप्शंस को अलाउ किया जा रहा है। तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन की भूमिका जरूर है, क्योंकि जो होम बैकग्राउंड रिपोर्ट तैयार होगी वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को तैयार करनी होगी। और यहाँ पर भी जो अडॉप्शन का ऑर्डर है वो ऑर्डर तो नहीं कहूंगी मैं, इस पे वेरिफिकेशन कहूंगी। वेरिफिकेशन को लेकर के जो एक रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लगानी होगी। उसी के बाद जाकर के जब कारा का अप्रूवल मिल जाएगा तो जो दोनों पार्टीज हैं वो हामा के तहत अपनी जो डीड है वो तैयार कर सकती हैं, और इस डीड को फिर से रीवेरीफाई किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा। तब जाकर के कारा एनओसी इशू करेगी और जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो बेसिकली हामा के तहत इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन तभी अलाउ किया जाएगा जब रिसीविंग कंट्री की तरफ से भी अप्रूवल होगा और कारा की तरफ से भी। बच्चों का कुछ और प्रश्न है जी, यशवंत जी अपने प्रश्न ले। कविता जी, एक निवेदन और है मेरा आपसे। नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा इस पे हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं। मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी। हेलो, गुड इवनिंग सर। जिस दिन मैं उपलब्ध कर उपस्थित रह पाई कोशिश करूंगी। हेलो, हाँ बेटा बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक माँ के एक से अधिक बच्चे हैं और उनके पिता अलग अलग हैं, उसके अडॉप्शन की प्रक्रिया क्या होगी? माता पिता अलग अलग हैं, तो एडॉप्शन किसको देना है बच्चों को? माइक बंद है, माइक बेटा आपका। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ आ रही है। गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ बेटा बोलो अपनी बात। सर मेरा क्वेश्चन ये है, एक माँ है और उस माँ के एक से अधिक बच्चे हैं और कुछ हालातों में माँ की